1483 में फरगाना की वादी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद रखा गया, एक ऐसा नाम जो विश्वास और बड़प्पन की बात करता था। उन्हें क्या पता था कि वह बाबर द टाइगर के नाम से जाने जाएंगे। वह महान विजेता तैमूर के वंशज थे। जवान बाबर में तैमूर का खून जोश से भरा था, योद्धा भावना और परिष्कृत रुचि का मिश्रण। बाबर का बचपन विशेषाधिकारों वाला था, लेकिन अनिश्चितता का भी था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा वर्तमान उज्बेकिस्तान में एक छोटे से राज्य फरगाना पर शासन करते थे। जिंदगी जवान बाबर को ऐसे परखने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 11 साल की छोटी सी उम्र में त्रासदी आ गई। उमर शेख मिर्जा की अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। बाबर, जो अब एक अनाथ राजा था, को महत्वाकांक्षी रिश्तेदारों और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें राजनीतिक साजिश और निरंतर युद्ध की दुनिया में ढकेल दिया गया। हालांकि बाबर में साहस और महत्वाकांक्षा थी जो उसकी कम उम्र को झुठलाती थी। उन्होंने अपनी विरासत फरगाना के सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जीत और हार दोनों का स्वाद समान रूप से चखा। इन शुरुआती परीक्षणों ने उनके चरित्र को आकार दिया, उनमें लचीलापन और रणनीतिक प्रतिभा का निर्माण किया जो उनके बाद के वर्षों को चिह्नित करेगा। मध्य एशिया का गहना समरकंद बाबर के लिए एक विशेष आकर्षण रखता था। यह उनका पैतृक शहर था, जो तैमूर के एक समय के शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी थी। समरकंद में उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा। इस पर नियंत्रण रखना उनके वंश की महिमा को पुनः प्राप्त करने जैसा होगा। उन्होंने विश्वासघात और बदलते गठबंधनों का सामना करते हुए इस बेशकीमती शहर की ओर कई अभियान शुरू किए। उन्होंने कई बार शहर को जीता और हारा। तैमूर की विरासत की छाया में उनका संघर्ष उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। इन परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने अपने सैन्य कौशल का सम्मान किया और कूटनीति की कला सीखी, यद्यपि कठिन तरीके से। 1504 तक मध्य एशिया में वर्षों के संघर्ष के बाद बाबर को कहीं और देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी दृष्टि भारत पर टिकाई, विशाल क्षमता और खंडित राज्यों की भूमि। यह विजय के लिए तैयार भूमि थी जो उसे एक नए साम्राज्य के वादे के साथ बुला रही थी। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़, पिछली महिमा को पुनः प्राप्त करने से एक नई नियति बनाने की महत्वाकांक्षा में बदलाव को चिह्नित किया। उन्होंने एक अपेक्षाकृत छोटी लेकिन वफादार सेना के साथ खैबर दर्रे को पार किया। वह अपने साथ बारूद के हथियार लेकर आया था, जो भारत में अपेक्षाकृत नई तकनीक थी जो उसकी विजयों में निर्णायक साबित होगी। भाग 5, खैबर दर्रा और उसके पार। खैबर दर्रे के पार की यात्रा कठिन थी। इलाका खतरनाक था, जलवायु बेरहम। फिर भी बाबर आगे बढ़ा। उसकी निगाहें पुरस्कार पर टिकी हुई थीं। उनका सामना स्थानीय अफगान कबायली लोगों से हुआ जिन्होंने उनके आगे बढ़ने का विरोध किया, लेकिन बाबर ने अपनी बेहतर रणनीति और मारक क्षमता से हर बाधा को पार कर लिया। 1504 में भारत में उनका आगमन उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य, हालांकि अभी पैदा नहीं हुआ था, अपने पहले अस्थायी कदम उठा रहा था। बाबर की महत्वाकांक्षा और साहस भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने वाले थे। भाग 6, पानीपत में टाइटंस का संघर्ष। 1526 में पानीपत के मैदानों पर दो शक्तिशाली सेनाएं आपस में भिड़ गईं। बाबर का अपनी अनुशासित मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की दुर्जय सेना से सामना हुआ। भारत का भाग्य अधर में लटक गया था। युद्ध घंटों तक चलता रहा। तलवारों, तीरों और तोपों की गड़गड़ाहट का एक अराजक नृत्य।
बाबर की बेहतर रणनीति और बारूद के इस्तेमाल ने निर्णायक भूमिका निभाई। लोदी वंश कुचल दिया गया और बाबर विजयी हुआ, जिसने भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह सभ्यताओं का टकराव था, बाबर की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण। भाग 7, हिंदुस्तान के सम्राट। पानीपत में जीत के साथ बाबर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का स्वामी बन गया। उसने वह हासिल कर लिया था जो उसने करने के लिए निर्धारित किया था, भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब उसे अपने लाभ को मजबूत करना था और एक स्थिर और समृद्ध मुगल शासन की नींव रखनी थी। उन्हें राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने सैन्य शक्ति और चतुर कूटनीति के संयोजन से उन्हें शांत किया। उन्होंने प्रशासनिक प्रणालियों की स्थापना की, भूमि सुधारों की शुरुआत की और कलाओं को संरक्षण दिया। वह केवल विजेता नहीं था, वह एक निर्माता था, एक दूरदर्शी नेता, जिसने अपने उत्तराधिकारियों के तहत स्वर्णिम युग की नींव रखी। भाग 8, पद्य और गद्य के बगीचे। बाबर केवल योद्धा और राजा ही नहीं था, वह परिष्कृत रुचि वाले व्यक्ति थे। कविता, संगीत और उद्यानों के प्रेमी थे। उनकी आत्मकथा तुझु के बाबरी एक साहित्यिक कृति है जो एक महान विजेता के दिमाग में एक दुर्लभ झलक पेश करती है। सुरुचिपूर्ण तुर्की में लिखा गया, यह उनके जीवन, उनके विचारों, उनकी विफलताओं और उनकी जीत को उल्लेखनीय ईमानदारी और आत्म जागरूकता के साथ बताता है। उनके बगीचे, जो पारंपरिक फारसी शैली में बनाए गए थे, उनका गौरव और आनंद थे। वे प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और उनकी परिष्कृत सौंदर्य संवेदनाओं को दर्शाते थे। वे युद्ध और विजय से भरे जीवन में शांति और सुकून के नखलिस्तान थे। भाग 9, राजवंश की नींव। भारत में बाबर का शासनकाल अल्पकालिक था। 45 वर्ष की आयु में 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित नहीं था। उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे हुमायूं को सौंपी, जो काफी प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन जिसमें उसके पिता जैसा दृढ़ संकल्प नहीं था। हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, नाटकीय घटनाओं में मुगल सिंहासन को खोना और पुनः प्राप्त करना। फिर भी वह अपने पिता के सपने को थामे रहेगा, अपने ही बेटे अकबर के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि वह वास्तव में मुगल साम्राज्य को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर सके। भाग 10, बाघ की विरासत। बाबर की विरासत बहुआयामी और स्थायी है। वह केवल एक विजेता नहीं था जिसने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर प्रशासक, कला और साहित्य के प्रेमी और सबसे बढ़कर महान व्यक्तिगत साहस और दृष्टि के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो उनके उत्तराधिकारियों के अधीन दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। उन्होंने सांस्कृतिक समन्वयवाद की विरासत भी पीछे छोड़ी, फारसी और भारतीय परंपराओं का एक अद्वितीय और जीवंत मुगल पहचान बनाने के लिए मूल रूप से सम्मिश्रण किया। हो सकता है कि उसने थोड़े समय के लिए शासन किया हो, लेकिन भारतीय इतिहास पर उसका प्रभाव गहरा है। वह बाबर था। द टाइगर और उसकी दहाड़ आज भी समय के गलियारों से गूंजती है।